भारत चीन के बीच सीमा विवाद जग जाहिर है। आए दिन एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भिड़ंत होती रहती है। आज जैसा सीमा विवाद चीन के साथ भारत का है, वैसा ही एक विवाद टिहरी का तिब्बत के साथ हुआ था। ये एक सीमा विवाद था जिसमें अगर तिब्बत जीत जाता तो गंगोत्री और गोमुख आज तिब्बत का हिस्सा होते। इस विवाद को सुलझाने के लिए भेजे गए फ्रेडरिक विलियमसन का सुझाव अगर मान लिया जाता तो आज चीन की सैन्य चौकी गंगोत्री के करीब ही लग चुकी होती। और अगर ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता था। भले ही गंगोत्री और गोमुख आज भारत में ही हैं, लेकिन तिब्बत और टिहरी के बीच ये सीमा विवाद कभी सुलझा ही नहीं। जी हाँ, इस विवाद का कभी समाधान निकल ही नहीं पाया। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि जब इस विवाद का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकला तो आज तिब्बत चुप क्यों है? क्यों आज भी इस मुद्दे पर कोई बहस या वाद विवाद नहीं होता? इसका जवाब जुड़ा है चीन से। ये जवाब तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन ये विवाद सिर्फ चीन तक नहीं जुड़ता। इस विवाद में एक और प्लेयर थे, राजपूतगढ़ बशहर, जो टिहरी और तिब्बत के अलावा तीसरे थे जो उस विवादित सीमा पर अपना अधिकार जताते थे। इतिहासनामा के इस एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं टिहरी और तिब्बत के बीच वो सीमा विवाद जिसे सुलझाने की कोशिश तो कई बार हुई, लेकिन प्रयास हर बार विफल रहा। करीब 12 साल तक चली बातचीत के बावजूद कैसे और क्यों ये विवाद आज भी अनसुलझा रह गया, पूरी कहानी बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। साल 1914 था। तिब्बत के सपारांग के जोंगपेन तत्कालीन टिहरी और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित घुमसुम नाला पहुंचे। जोंगपेन का मतलब यहाँ पर गवर्नर से है। उन्होंने यहाँ पहुंचकर ऐलान किया कि वह यहाँ पर बने पुल पर बाउंड्री पिलर यानी सीमा स्तंभ लगाएंगे। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने उनका विरोध किया, जिसकी वजह से जोंगपेन बिना स्तंभ लगाए वापस चले गए। भारत, चीन, तिब्बत और भारत फ्रांस के संबंधों पर लिखने वाले क्लाउडी आरपी ने विस्तार से अपनी एक रिपोर्ट में इस विवाद का जिक्र किया है। उन्होंने ब्रिटेन से इससे जुड़े दस्तावेजों के आधार पर पूरी जानकारी दी है। यहां तक कि भारत सरकार की वेबसाइट पर भी इस विवाद को लेकर दस्तावेज मिल जाते हैं। खैर, जोंगपेन तो वापस चले गए, लेकिन 1918 में टिहरी रियासत ने तिब्बत और भारत की सीमा पर स्थित सांग चोकला पर 3 स्तंभ खड़े कर दिए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये तीनों स्तंभ पहले से ही वहां पर थे, उन्हें सिर्फ रिपेयर किया गया। फिर 1920 में टिहरी रियासत ने तिब्बत से लगने वाली अपनी सीमा का मानचित्र तैयार किया और इसमें उसने नेलांग और जेदांग को भी शामिल किया। 1921 में एक बार फिर सपारांग के जोंगपेन यहाँ पहुंचे। यहाँ पर टिहरी के स्तंभ देखकर उन्होंने राजा को इस मुद्दे पर बात करने का न्योता दिया। हालांकि राजा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह सीमा विवाद 2 विदेशी सरकारों के बीच का मामला है, तो इस मुद्दे को भारत सरकार यानी कि तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के जरिए ही उठाया जाए। और इस तरह इसमें एंट्री हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब आगे कैसे यह मामला पेचीदा होता गया, वो बताने से पहले जान लीजिए कि तिब्बत नेलांग और जेदांग वाले क्षेत्र को अपना बताता है। तिब्बती कहते हैं कि उनके दलाई लामा का कहना है कि तिब्बत की सीमा गुमसुम नाला तक है, इसलिए वो लगातार इस क्षेत्र को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगले गर्मी के सीजन में जोंगपेन ने नेलांग और जेदांग के लोगों से 1-1 रुपए का टैक्स वसूला। इस दौरान उन्होंने कुल 300 रुपए का टैक्स वसूला और टिहरी भी लगातार इन गांवों के लोगों से टैक्स वसूली करता था। तिब्बत और टिहरी के बीच सीमा विवाद को बढ़ते देख ब्रिटिश सरकार ने दखल दिया। 1924 में ब्रिटिश इंडिया ने एक बाउंड्री कमीशन को नियुक्त किया, लेकिन यह कमीशन 1926 में ही पहली बार मिल पाया। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि TJC एक्टोन गुमसुम नाला में तिब्बती प्रतिनिधियों से मिले। तिब्बती प्रतिनिधि बातचीत करने जरूर आए थे, लेकिन उन्हें तिब्बत शासन से सख्त फरमान था कि वो अपना स्टैंड नहीं बदलेंगे और गुमसुम नाला तक ही अपनी
सीमा चाहेंगे। 12 जून 1926 को तिब्बत के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद एक्टोन गुमसुम नाला भी गए। तिब्बतियों ने दावा किया था कि गुमसुम नाला पर उनकी सीमा स्तंभ बना हुआ था, जिसे टिहरी राज ने हटा दिया। एक तिब्बती गवाह ने यह भी कंफर्म किया था कि वहां पर तिब्बत का सीमा स्तंभ था। एक्टोन ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें उन्होंने तिब्बतियों के रुख पर लिखा, मुझे लगता है कि तिब्बतियों को दलाई लामा ने कहा होगा कि उनकी सीमा गुमसुम नाला तक है और इसकी कोई भी आलोचना ईश निंदा समझी जाएगी। एक्टोन ने इस दौरान तिब्बत और टिहरी दोनों के ही वो सबूत देखे जो जेदांग और नेलांग के उनके होने का दावा पुख्ता करते। इस दौरान कुछ चश्मदीद गवाहों को भी पेश किया गया। 20 जून 1926 को तिब्बत के लासा प्रशासन ने एक्टोन को पत्र लिखकर अपना प्रस्ताव भेजा। तिब्बत ने लिखा, सांग जो जेदांग का तिब्बती नाम है और सोंग जो नेलांग का तिब्बती नाम है, दोनों ही गांवों के लोग तिब्बत सरकार को टैक्स देते रहे। दोनों ही गांव तिब्बत के अंडर आए और इन गांवों के लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा। ऐसा एक करार टिहरी रियासत के साथ किया जाए। हालांकि टिहरी रियासत ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। सारे गवाहों और सबूतों को देखने के बाद एक्टोन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी। एक्टोन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नेलांग और जेदांग में टिहरी दरबार ने काफी निर्माण कार्य करवाया हुआ है। गंगोत्री मंदिर का प्रबंधन, यहां तक पहुंचने के यात्रा मार्ग को टिहरी रियासत ने रिपेयर किया है। टिहरी दरबार ने नेलांग में एक स्कूल भी खोला है। एक्टोन कहते हैं कि तिब्बतियों का गुमसुम नाला तक अपनी सीमा होने का दावा बेतुका है। उन्होंने लिखा कि अगर तिब्बत की बात मानी जाए तो इससे भागीरथी नदी और यहाँ के जंगल का एक बड़ा हिस्सा ही नहीं बल्कि गंगोत्री और गोमुख भी तिब्बत के हिस्से में चले जाएंगे। उन्होंने लिखा कि गुमसुम नाले पर अगर तिब्बत की सीमा मानी जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि गंगोत्री तिब्बत का हो जाएगा और ये एक ऐसी बात है जो संभव ही नहीं हो सकती। एक्टोन आगे लिखते हैं कि तिब्बतियों के पास इन चीजों पर अधिकार होने का कोई सबूत नहीं है। तिब्बतियों ने न कभी गंगोत्री मंदिर का रखरखाव किया और ना ही यहाँ पर कोई निर्माण कार्य करवाया है। एक्टोन ने आगे लिखा कि इसके कई सबूत हैं कि पिछले 120 साल तक जेदांग और नेलांग टिहरी रियासत के तहत थे। एक्टोन ने प्रस्ताव दिया कि नेलांग टिहरी को दिया जाए और जेदांग तिब्बत को, लेकिन तिब्बत इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हुआ। 14 नवंबर 1930 को सिक्किम के पॉलिटिकल ऑफिसर कर्नल JLR वियर को तिब्बत सरकार ने पत्र लिखकर टिहरी तिब्बत सीमा विवाद की जानकारी दी। वियर को तिब्बत प्रशासन ने 3 मानचित्र दिखाए जिनके आधार पर वियर ने कहा कि इनमें कुछ हद तक प्रतीत होता है कि नेलांग और जेदांग तिब्बत की सीमा में थे। इस दौरान तिब्बत ने यह भी प्रस्ताव रखा कि वो गंगोत्री और गोमुख को टिहरी को देने को तैयार है, लेकिन उनकी सीमा गुमसुम नाला तक ही मानी जाए। वियर ने तिब्बत का यह प्रस्ताव दिल्ली में बैठी ब्रिटिश सरकार को भेजा, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हुई तो उसने फिर फ्रेडरिक विलियमसन को यहां भेजा। 1932 में विलियमसन ने वियर की जगह ली। पॉलिटिकल ऑफिसर फ्रेडरिक विलियमसन को तिब्बत ने इन दोनों गांवों से टैक्स कलेक्ट करने के प्रूफ दिखाए तो टिहरी ने भी यहां से टैक्स लेने के सबूत दिखाए। विलियमसन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेलांग और जेदांग के लोग 3 से 4 महीने इन गांवों में रहते हैं और बाद में वो टिहरी चले जाते हैं। उन्होंने यहाँ की एक परंपरा का जिक्र भी किया जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ के लोगों के बच्चे अगर टिहरी में पैदा होते हैं तो उनका नाम हिंदू ब्राह्मण की तरह रखा जाता है और अगर उनके बच्चे इन गांव में पैदा होते हैं तो उनका तिब्बती नाम रखा जाता है। विलियमसन ने जो समाधान दिया उसमें उन्होंने इन दोनों गांवों को तिब्बत के तहत देने का सुझाव दिया। हालांकि तिब्बत के साथ ही टिहरी की यहां से टैक्स वसूली की पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का सुझाव भी उन्होंने रखा। विलियमसन का यह प्रस्ताव टिहरी रियासत को पसंद नहीं आया। यहां तिब्बत और टिहरी के बीच मामला सुलझ नहीं रहा था कि तब तक बशहर दरबार ने अपना दावा ठोक दिया।
बशर दरबार जात गंगा के पश्चिमी भाग को अपना बता रहा था, वहीं टिहरी पूरे जात गंगा वाले हिस्से को अपना बताता था। इस विवाद की जांच में जुटे ब्रिटिश कमीशन ने कई मानचित्रों का अध्ययन करने के बाद टिहरी रियासत के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह इस विवाद का समाधान तो हो गया, लेकिन टिहरी और तिब्बत के बीच विवाद नहीं सुलझ पा रहा था। विवाद पर सलाह मशविरा चल ही रहा था कि इस बीच 1933 में 13वें दलाई लामा का देहांत हो गया। दलाई लामा का देहांत होने के बाद तिब्बतियों का पूरा ध्यान नए दलाई लामा को खोजने पर लग गया। हालांकि इस बीच वो नेलांग और जेदांग से टैक्स वसूलते रहे। 1935 में बासिल गाउल्ड को इस विवाद के निपटारे के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन अगले 10 साल तक ब्रिटिश प्रशासन तवांग और नेफा के मुद्दे पर फंसा रह गया। 1945 में एक बार फिर इस विवाद पर बात शुरू हुई, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने की वजह से ब्रिटेन ने इस मुद्दे को छोड़ दिया और इसे सुलझाने का जिम्मा स्वतंत्र भारत सरकार पर दे दिया। 1950-51 में चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। चीन को जेदांग और नेलांग सीमा विवाद की अभी भनक नहीं लगी थी। इसी दौरान हिम्मत सिंह जी कमेटी ने चीन से लगने वाली सीमाओं को लेकर 2 हिस्सों में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी। इसमें जहां एक हिस्सा सिक्किम, भूटान, नेपा और पूर्वी सीमा के बारे में था, तो दूसरा हिस्सा लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और नेपाल से जुड़ा था। कमेटी ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को तुरंत नेलांग और जेदांग को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। टिहरी और तिब्बत के बीच विवाद का मुद्दा दिसंबर 1952 में राज्यसभा में भी उठा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था। उन्होंने अपने जवाब में कहा था कि ये एक पुराना मामला है और अब वहां पर हम चेक पोस्ट और फोर्स को बढ़ा रहे हैं। 2 मई 1956 को जब चीन के सैनिकों के नेलांग में आने की खबर मिली, तो विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा विरोध जताया। भारत ने साफ किया कि सांग चोकला पूरी तरह से भारत की सीमा में है। 8 सितंबर 1959 को चीनी प्रधानमंत्री ने टिहरी तिब्बत समेत दूसरे सीमा विवाद का मुद्दा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उठाया। हालांकि उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत ने टिहरी के साथ सीमा विवाद को ब्रिटिश हुकूमत के सामने भी उठाया। हालांकि उन्हें इस मुद्दे पर किसी भी तरह की कामयाबी यहां भी नहीं मिली। 1960 में भी नेलांग जेदांग का मुद्दा चीन ने उठाया, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति साफ रखी कि सांग चोकला तक भारतीय सीमा बनी हुई है और वो बरकरार है, और यही स्टैंड भारत का आज भी है। और इस तरह टिहरी और तिब्बत के बीच खड़ा हुआ ये विवाद कभी नहीं सुलझा। आज भी चीन नेलांग जेदांग समेत कई जगहों पर अपना दावा करता रहता है। चीन भले ही कितना दावा भारत की सीमाओं पर करे, लेकिन हमारे रणबांकुरे हर बार ड्रैगन को करारा जवाब दे देते हैं। इसका एक उदाहरण है जसवंत सिंह। जसवंत ने कैसे अकेले के दम पर 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, उसकी पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में, और जानिए कि आखिर क्यों उनकी शहीदी के बाद भी उनको आज तक पूजा जाता है। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ पर उत्तराखंड की हर बात रखते हैं। धन्यवाद।